से मिलकर बने हुए हैं। देखिए आयनिक ठोस किसे कहा गया है उसकी हम बात करना चाहेंगे। धनायन और ऋणायन से मिलकर बने हुए सॉलिड्स क्या कहलाएंगे? आयनिक ठोस कहलाएंगे। ये जो आयनिक ठोस है ये भी उन्हें अलग अलग प्रकार के होंगे। तो सबसे पहले आयनिक ठोस की हम बात करें तो उनकी प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं। आयनिक सॉलिड्स की हम बात करें तो इसके गुणधर्म की अपन बात करते हैं और इस गुणधर्म में इसकी प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टीज लेते हैं कि इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स गलनांक तथा इनके क्वथनांक क्या होते हैं? बहुत हाई होते हैं, बहुत उच्च होते हैं। ये उच्च होते हैं। पहली प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं कि इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। दूसरी बात अगर हम करें तो इसके जो अवयव हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, इसके अवयव क्या हैं? आयन्स हैं। इसके अवयव या कंपोनेंट्स क्या है? आयन्स हैं। आयन कौन कौन से होंगे? धनायन और ऋणायन दोनों ही प्रकार के आयन्स। तो धनायन भी हैं और कौन से हैं? ऋणायन भी हैं। दोनों ही प्रकार के इनमें कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, अर्थात इनके अवयव के फॉर्म में आयन्स पाए जाते हैं। तीसरी प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं तो जो कि धनायन और ऋणायन हैं तो इनके बीच में आकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। इसी कारण से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। तो इनमें विपरीत आवेशित आयनों के बीच, इनमें विपरीत आवेशित आयनों के बीच, आयन अलग अलग आवेशित, तो विपरीत आवेशित आयनों के बीच कैसा? प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। प्रबल आकर्षण बल, या हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज फाउंड बिटवीन द अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। तो प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। सबसे खास बात है कि ये इसीलिए स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए ज्यादा मजबूत है कि इनमें अपोजिट चार्ज जो आयंस है वो आयन एक दूसरे को बहुत मजबूती से, बहुत फोर्सफुली अट्रैक्ट करते हैं। और यही कारण है कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो एक चौथी प्रॉपर्टी है कि यह किस प्रकृति के पाए जाते हैं? यह ब्रिटल इन नेचर होते हैं, भंगुर प्रकृति के पाए जाते हैं। भंगुर प्रकृति, ब्रिटल इन नेचर प्रकृति के होते हैं, अर्थात इनका बिहेवियर कैसा होगा? ब्रिटल इन नेचर से, अर्थात जल्दी से जो ही इसको हैमरिंग किया जाए, हथौड़े से हल्का सा भी पीटा जाए तो ये आसानी से क्या हो जाते हैं? ब्रेकअप हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इनके ब्रिटल इन नेचर्स होने का कारण क्या है? इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, लेकिन ये सॉलिड होने के कारण क्या होता है? हल्के से फोर्स से आसानी से बिखर जाते हैं। जैसा कि आपने एग्जांपल के रूप में नमक देखा होगा। नमक को आप दबाते हैं, आपसे नहीं टूटेगा, लेकिन हल्का सा अगर आप उसको किसी सॉलिड सतह से या सॉलिड मटेरियल से उसको प्रेशराइज करो या उसको हल्का सा चोट पहुंचाओ तो उस कंडीशंस में वो आसानी से क्या हो जाता है? बिखर जाता है। इस प्रकार की प्रकृति पाई जाती है। एक और है कि यह हमेशा सॉलिड स्टेट में विद्युत के कुचालक होते हैं, या हम लिख सकते हैं कि यह ठोस अवस्था में कैसे होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक, इसका मतलब समझे आप? अर्थात सॉलिड स्टेट होने पर, उस कंडीशंस में, ठोस अवस्था में होने पर इसमें विद्युत का फ्लो नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता है। परंतु खास बात है, अगर ये किसके साथ मिले हुए हो? विलायक में मिला दिए जाए, विलायक में उपस्थित हो तो ये क्या हो जाते हैं? सुचालक हो जाते हैं। सुचालक होते हैं। देखिए कंडक्टर्स का समान बिहेवियर करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो
हैं दैट मींस व्हेन दे आर सॉलिड इन स्टेट डोंट अलाउ टू परमिट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जो ही इनको सॉल्वेंट में मिला दिया हमने, विलायक में मिला दिया, तो इसका क्या सॉल्यूशन बन गया? सॉल्यूशन बन गया। और वह जो सॉल्यूशंस बना उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर आप डिस्टिल वाटर लें और डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता। अगर आप सॉलिड स्टेट में नमक ले लें, नमक जो सॉलिड स्टेट में नमक क्रिस्टल्स, टाटा सॉल्ट, व्हाटएवर जो भी नमक आप लेते हैं, उसको लेकर के अगर आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करें, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें फ्री स्टेट में किसी भी प्रकार की आयंस प्रेजेंस नहीं है। बट अगर हमने उस सॉल्ट को लेकर के पानी में मिला दिया है और पानी में मिला देने के बाद स्टेरिल किया है, थोड़ा सा उसको हिलाया गया है, तो कुछ ही समय बाद हम देखते हैं कि वहां सॉल्यूशन तैयार हो गया। वह जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है, उस सॉल्यूशन के अंदर अब फ्री स्टेट में पॉजिटिव आयंस भी हैं और नेगेटिव आयंस भी हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जब फ्री स्टेट में आ जाएंगे तो उस कंडीशंस में वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? सॉल्वेंट है। तो यह है इस अवस्था में इलेक्ट्रिसिटी के लिए कंडक्टर के समान बिहेवियर करते हैं। फिर अगर हम बात करें कि इनको जब कभी भी लिखा जाता है तो हमेशा इनको मूलानुपाती सूत्र से लिखा जाता है, इंपेरिकल फॉर्मूले से लिखा जाता है। इन्हें इंपेरिकल फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र। अब ये बात आप समझ रहे होंगे, मूलानुपाती सूत्र का मीनिंग क्या होता है? से लिखा जाता है। आपने देखा होगा 11th क्लास में हमने पढ़ा था विभिन्न प्रकार के सूत्र, और उनमें एक आया था मूलानुपाती सूत्र, या जिसको हमने कहा था इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या ना यार, इंपेरिकल फॉर्मूला। अब आप देखिए, मैं आपको इंपेरिकल फॉर्मूला का मीनिंग पहले बता दूं, आपके दिमाग में कंफ्यूजन ना हो। इंपेरिकल फॉर्मूला किसे कहते हैं? देखिए, इंपेरिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड्स को, किसी भी आयनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने का एक सबसे शॉर्टेस्ट वे है, जिसमें कौन कौन से एटम ने, कौन कौन से एलिमेंट से किस रेशो में पार्टिसिपेट किया है। मतलब उसका न्यूनतम रेशो, उसका लेस रेशो इन विच दैट होल ऑफ द एटम्स और एलिमेंट्स पार्टिसिपेट टू मेक द फॉर्मूला। किसी भी मॉलिक्यूलर या किसी भी अणु में उपस्थित परमाणुओं की न्यूनतम संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? उसका इंपेरिकल फॉर्मूला या मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। एक एग्जांपल हम लेना चाहेंगे। यहाँ पर हमारे पास NaCl दिया गया है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ कितने प्रकार के आयंस हैं? 2 प्रकार के आयंस हैं। एक Na+ है और एक Cl- है। बता सकते हैं दोनों का रेशो क्या है? 1:1, क्योंकि एक धनायन है, एक ऋणायन है, दोनों की संख्या 1:1 है, तो यह इसका मूलानुपाती सूत्र कहलाया है, या इसको हमने इंपेरिकल फॉर्मूला कहलाया। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं Al2SO4 फॉलो थ्राइस, क्या कहेंगे इसको? एल्यूमिनियम सल्फेट। आप बता सकते हैं कि इसमें एल्यूमिनियम के एलिमेंट्स का रेशो क्या होगा? मैं यहाँ पर कितने प्रकार के एलिमेंट्स हैं उनको पहले रिप्रेजेंट करता हूँ। देखिए, यहाँ Al एल्यूमिनियम, दूसरा है हमारे पास सल्फर, तीसरा है हमारे पास ऑक्सीजन। आप देखिए इनका रेशो देखिए आप, एल्यूमिनियम के कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं, तो इसका रेशो क्या हुआ? 2। सल्फर के कितने हैं? यस 3, क्योंकि आउट ऑफ ब्रैकेट क्या है? 3 लिखा हुआ है, तो ये है 3 है। और ऑक्सीजन कितने हो गए हैं? 4 3 12, 4 3 12, तो यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई? 12। ये एक सिंपल रेशो है। तो ये लिखा हुआ जो हमारे पास फॉर्मूला है, ये क्या कहलाएगा? इंपेरिकल फॉर्मूला। बहुत सारे एग्जांपल
एग्जांपल्स है इस तरह से, जैसे कैल्शियम सल्फेट भी आप लिख सकते हैं, CaSO4 भी लिख सकते हैं, जिसमें कैल्शियम, सल्फर और ऑक्सीजन का कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो कैल्शियम का 1:1:4 ये इस प्रकार का रेशियो पाया जाएगा। तो ये इस प्रकार से इनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन सॉलिड स्टेट में इनको इंपेरिकल फॉर्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन अगर इनकी गैसीय स्टेट में इनको चेंजेस किया जाए या गैसीय अवस्था में इनको बदल दिया जाए तो निश्चित रूप से गैसीय स्टेट में ये क्या कर देते हैं, अपनी फॉर्म्स को चेंज कर देते हैं, अपनी फॉर्म्स को, अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि NaCl, आप कहोगे NaCl सॉलिड है, तब तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला ही है। लेकिन अगर NaCl की वेपर है, NaCl है और इसकी वाष्प अवस्था है, तो उस वाष्प अवस्था के बाद इनसे हम अदर सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं, दूसरे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे हम बात करें NaOH प्राप्त किया जा सकता है, HCl प्राप्त किया जा सकता है, NaOH भी प्राप्त किया जा सकता है और HCl भी प्राप्त किया जा सकता है। तो इसकी वेपर जो स्टेट है, ये वेपर स्टेट में लिखा हुआ फॉर्मूला हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल आएगा, जबकि सॉलिड स्टेट में होगा तब ही हम इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज थी जिनके बारे में मैंने आपको बताया। और NaCl का जो लैटिस स्ट्रक्चर्स आपने पढ़ा हो तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देना चाहूंगा कि ये धनायन और ऋणायन या दोनों ही प्रकार के केटाइंस और एनाइंस इनको कहते हैं, एक दूसरे के साथ अल्टरनेट फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसा कि मैं एक स्ट्रक्चर आपके सामने बना करके बताना चाह रहा हूं। देखिए, हम एक लैटिस स्ट्रक्चर NaCl की बात करना चाहेंगे। ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर है। हमारे पास ये मेरे द्वारा एक स्ट्रक्चर, एक लैटिस, एक स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया गया है और आप यहां देखिए मेरे पास ये इस प्रकार का आपको क्यूब लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा है। आप देखिए इसमें अगर मैं ये बीच वाला पोर्शंस ये इस तरह से लेता हूं तो ये भी इस तरह से आएगा, और इसको अगर मैं लेता हूं तो ये भी इस तरह से आएगा। मतलब मेरे पास तीन तरह के प्लेट्स तैयार होंगे। अगर मैं यहां पर इसका सेंट्रल पॉइंट लेता हूं तो ये इस प्रकार से आएगा सेंट्रल पॉइंट से, और अगर इसका भी लेता हूं तो ये सेंट्रल पॉइंट से आएगा यहां पर, और ये भी आएगा इसका सेंट्रल पॉइंट से, और ये आएगा इसका सेंट्रल पॉइंट से। आप देख रहे होंगे कि ये किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। ये देखिए, मुझे तीन, एक लेयर ये, सेकंड लेयर ये और थर्ड लेयर ये, तीन प्रकार की लेयर्स दिखाई दे रही है। मैं यहां पर बात करना चाहूंगा कि क्या इसी प्रकार का स्ट्रक्चर इसके मिडिल लेयर्स में भी पाया जाता है, तो श्योर है ऐसा ही मिलेगा। आप ये पैरेलल देखिए और आप यहां पर देखिए, ये देखिए नजर आया आपको, ये इस तरह का क्वेश्चन है। और अब इस लाइन को आप यहां से मिला दीजिए, आपको एक नेटवर्क लैटिस नजर आ रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि क्या इसमें किस प्रकार से अरेंजमेंट रहेगा। माना कि ये हमने एग्जांपल लिया इसका NaCl का, तो यहां पर हमारे पास Na प्लस आयंस भी है और Cl माइनस आयंस भी है। मैंने कहा दोनों ही प्रकार के आयंस अल्टरनेट फॉर्म में पाए जाते हैं। माना कि मैं इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये छोटा वाला जो पोर्शन है इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं Na से। ये इस तरह का जो पोर्शन मेरे द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है वो Na प्लस है, और इसके अलावा मेरे द्वारा एक बड़ा जो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया गया है ये मेरे पास माना है कि Cl माइनस है। आप देखिए मेरे पास ये अगर Na है तो यहां पर क्या आएगा, Cl आएगा, यहां पर भी क्या आएगा, Cl आएगा, और अगर ये Na है तो निश्चित है यहां पर क्या आएगा, Cl आएगा, और यहां पर भी क्या आएगा, Cl आएगा। अब इसके अलावा ये जो रिप्रेजेंटेशन है यहां पर अल्टरनेट, अगर ये हमारे पास क्या है, यस Cl माइनस है और यहां भी Cl माइनस है, तो यहां क्या आएगा, Na आएगा, यहां पर भी क्या आएगा, Na आएगा इसी प्रकार से, और इसी प्रकार से यहां पर भी क्या आएगा, Na आएगा, क्योंकि इन पोजीशंस पर वापस कौन सेटल होगा, Cl आयन सेटल होगा। एक लैटिस में एक लेयर मैंने आपको
इसी तरह से सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, सो मेनी लेयर्स मिल करके एक इस तरह का पोर्शन बना देती है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि आपके पास ये सोडियम प्लस आयन है और ये आपके पास Cl माइनस आयन है। तो बताओ ये है एकांतरित क्रम में है और ये एकांतरित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं कौन सी स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में ये अल्टरनेट रूप में एक दूसरे से अट्रैक्टेड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, इसीलिए ये किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए रिस्पांसिबल नहीं होते हैं। बट जब इनको सॉल्वेंट में मिला दिया जाए तो ये फ्री हो जाते हैं और फ्री होकर के इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के लिए रिस्पांसिबल हो जाते हैं, उसके लिए जिम्मेदार हो जाते हैं। अब हम दूसरी बात करते हैं जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉलिड्स है, जिसको हम बोलेंगे मेटालिक सॉलिड्स। नाम से ही स्पष्ट है मेटालिक सॉलिड्स। देखिए हम यहां पर बात करना चाह रहे हैं मेटल्स, नाम से ही क्लियर होता है हमारे पास मेटालिक सॉलिड्स। तो सेकंड टॉपिक हमारे पास आता है मेटालिक सॉलिड्स। या इनको हम कहेंगे धात्विक ठोस। क्या नाम रखा गया है? धात्विक ठोस। सबसे पहले मेटालिक सॉलिड्स का मीनिंग हम समझते हैं कि ये मेटल में ही मिलेगी। मेटल ही एक इस प्रकार का द्रव्य है, पदार्थ है जो इस प्रकार के सॉलिड स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकता है। हम यहाँ पर इस प्रकार के मेटालिक सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज की हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये किससे मिलकर बने हुए हैं। ये बताया गया है कि मेटालिक सॉलिड्स में जब सॉलिड्स का फॉर्मेशन होगा तो उस कंडीशंस में एक समुद्र मिलेगा और ये समुद्र किसका है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स का है। उन्होंने बताया कि ये जो समुद्र है इसमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये नेगेटिव चार्ज है, ये सारे क्या है? नेगेटिव चार्ज है। और ये नेगेटिव चार्ज जितने भी पार्टिकल्स हैं इनका एक समुद्र, एक सी इस प्रकार से पाया जाता है जिसको हम कह सकते हैं सी ऑफ नेगेटिव चार्ज। इनमें कहीं कहीं पर बीच बीच में कहीं कहीं पर बीच बीच में क्या मिलेगा? M प्लस मिलेगा, M प्लस मिलेगा। इस तरह से कहीं कहीं M प्लस मिलेगा। यहां M प्लस क्या है? M प्लस क्या है? ये धात्विक धनायन है या इसको हम कहते हैं मेटालिक कैटायंस। धात्विक धनायन कहा गया है या इनका नाम रखा गया है मेटालिक कैटायंस। और यहां पर ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये हमारा इस तरह का, उसको हमने कहा है इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब आप देखिए अगर यहां पर ये हमारे पास मेटालिक सॉलिड्स है तो मेटालिक सॉलिड्स में जब इस प्रकार के पाए जाते हैं छोटे छोटे से अनेक इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कौन फंसे हुए हैं? धनायन फंसे हुए हैं, कैटायंस फंसे हुए हैं। ये जो कैटायंस है इनको हम एक नाम कहते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? कर्नेल्स कहते हैं। ये बहुत अच्छी टर्म्स है कर्नेल्स। means the positively charged metallic ions which are submerged or immersed into a sea of electron। तो इलेक्ट्रॉन के एक समुद्र के भीतर पाए जाने वाले धनावेशित आयनों को हम क्या बोलेंगे? कर्नेल्स बोलेंगे। ये जो कर्नेल्स हैं ये कर्नेल्स सिर्फ अट्रैक्शंस के लिए रिस्पांसिबल है, बट नंबर ऑफ कर्नेल्स कम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, कोई इधर आया, इसने इसको टक्कर मारी, कोई इधर आया, कोई इधर आया, कोई इधर गया, कोई यहां गया, कोई यहां। इस प्रकार से इन इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट होता रहता है।
ये इलेक्ट्रॉन का मोमेंट होने के कारण सबसे पहली इनकी जो गुण की हम बात करें तो हम ये बात करें कि यह सॉलिड स्टेट में भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं। ये विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। ये सॉलिड इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स होते हैं, विद्युत सुचालक होते हैं। अर्थात इस स्थिति में ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और यही कारण है कि मेटलिक सॉलिड्स में पाए जाने वाले जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं। और हमने पढ़ा है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शंस के अपोजिट डायरेक्शंस में फ्लो ऑफ करंट होता है। तो ये हमारे सबसे पहली प्रॉपर्टीज हमारे को समझ में आती है कि ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और यही कारण है कि कॉपर वायर सॉलिड होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी के लिए परमिशिबल है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। सिल्वर वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, आयरन वायर्स में होती है, एल्यूमिनियम वायर्स में होती है। तो उन सभी में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का कारण क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे उसकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने की कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये सबसे मेन प्रॉपर्टीज ये आती है। दूसरी बात हम ये कहें कि इनमें भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव आयंस और ये नेगेटिव आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट तो कर रहे हैं, तो इनका अट्रैक्शंस होने के कारण इनमें मेल्टिंग पॉइंट और इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? हाई होते हैं। और एक और खास बात है कि अगर हम इन पर ज्यादा फोर्स लगाते हैं, इन मेटलिक सॉलिड्स पर अगर हम ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो ये अपनी जगह में टूटते तो कम है, लेकिन अपनी जगह को थोड़ा सा डिस्ट्रेस कर लेते हैं, फैला देते हैं, थोड़ा दूरी बना देते हैं। अर्थात इनमें मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि इनमें आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण पाया जाता है। और तन्यता के दोनों ही प्रकार की प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो इसी के कारण आपने देखा होगा जो मेटालिक सॉलिड्स होते हैं उनकी हम चादर बना सकते हैं, शीट बना सकते हैं। और दूसरी बात, हम उनसे छोटे वायर भी तैयार कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार की प्रॉपर्टीज यहाँ पर हम जानते हैं। एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि जब ये इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है, मूवमेंट होता है, तो इन्हीं के कारण हीट ट्रांसफर होती है। बच्चों कभी आपने देखा है एक वायर को, एक भाग को किसी भी सॉलिड कैप्चर या पकड़ने वाली मशीन के अंदर अच्छी तरह से बना करके दूसरे से आप उसको क्या किए? रोल कीजिए, दूसरे एंड से रोल कीजिए। आप क्या महसूस करते हैं? थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि जहां उस वायर को पकड़ा गया था वो भाग कैसा होता जा रहा है? गर्म होता जा रहा है। क्यों? आपके द्वारा फोर्स अप्लाई करने पर वहां पर इलेक्ट्रॉन जो फ्री थे उनका मूवमेंट बढ़ रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट बढ़ रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से, दूसरा तीसरे से कंटिन्यू क्या हो रहे हैं? स्ट्राइकिंग हो रहे हैं, टकरा रहे हैं। और टकराने पर एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। वह एनर्जी उस मेटलिक पार्ट को गर्म करने में परिवर्तित कर रही है, उसको हीट में कन्वर्ट करने का कार्य कर रही है। तो ये सबसे अच्छी इस प्रकार के मेटलिक सॉलिड्स के बारे में हमने देखा। अब हम बात करना चाहेंगे नेक्स्ट, हमारे पास नेक्स्ट जो है थर्ड टाइप ऑफ सॉलिड्स है, उसकी हम बात करेंगे। देखिए तीसरा जो हमारे पास सॉलिड्स आता है जिसको हम बात करेंगे नेटवर्क सॉलिड्स, या उससे हम कहते हैं कोवैलेंट सॉलिड्स। तीसरा जो हमारे पास आता है नेटवर्क सॉलिड्स या कोवैलेंट सॉलिड्स। नेटवर्क सॉलिड्स या कोवैलेंट। अब आप समझिए कोवैलेंट सॉलिड, नाम से ही आपको कुछ आइडिया आ रहा होगा कि कोवैलेंट का मीनिंग क्या है। कोवैलेंट का मतलब इस प्रकार के सॉलिड्स जिनमें बॉन्डिंग्स मेटलिक पार्ट में नहीं होकर के किसी न किसी ऐसे एलिमेंट्स में होती हैं जिसका नेचर नॉन मेटलिक है। समझे आप?
इशारा सबके नॉन मेटलिक से है, इसका मतलब कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन या इस प्रकार के एलिमेंट्स के बीच में बॉन्डिंग से सॉलिड का फॉर्मेशन होता है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, नेटवर्क सॉलिड्स या कोवैलेंट सॉलिड्स, या तो उनको हम जालक ठोस कहेंगे या उनको हम सहसंयोजक ठोस कहेंगे। बच्चों, हम बात करना चाहेंगे इस प्रकार के सॉलिड्स का निर्माण हमेशा नॉन मेटल से होता है, और नॉन मेटल से होता है तो उससे बने हुए पार्ट को हम क्रिस्टल बोलते हैं। क्या कहा जाता है, क्रिस्टल्स। हम यहां पर बात करते हैं कि इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें नॉन मेटलिक क्रिस्टल्स कहेंगे। क्या कहेंगे, नॉन मेटलिक क्रिस्टल्स, इनका नाम रखा जाएगा नॉन मेटलिक क्रिस्टल्स। नॉन मेटलिक क्रिस्टल्स का मतलब नॉन मेटल में बॉन्डिंग्स के फलस्वरूप इनका फॉर्मेशन हुआ, तो नॉन मेटलिक क्रिस्टल्स कहेंगे। दूसरी बात, इसके अंदर जो नॉन मेटल से उनके बीच बॉन्डिंग्स जो बनता है, उनका एक नेटवर्क बन जाता है, जाल बन जाता है, और जाल बन जाने के कारण ये एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाते हैं, तो उस कंडीशंस में हम यूं कह सकते हैं कि इसमें बॉन्ड बनता है, और बॉन्ड हमेशा डायरेक्शनल होते हैं, दिशात्मक होते हैं। दिशात्मक होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि ये काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो दिशात्मक बंधन होने के कारण ये सॉलिड होते हैं। इनमें दूसरी प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि इनमें दिशात्मक बंध होते हैं, दिशात्मक डायरेक्शनल बॉन्डिंग्स होते हैं। दिशात्मक बंध होने से ये क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, दृढ़ होते हैं, रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं, अर्थात इनकी कठोर स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। एक एग्जांपल्स को हम डिस्क्राइब करेंगे, अभी आपको बताते हैं कि किस प्रकार से ये कठोर पाए जाते हैं। अब हम बात करें कुछ एग्जांपल्स जो खास हमारे पास है। एग्जांपल्स में आपने देखा होगा हीरा देखा होगा आपने, ग्रेफाइट देखा होगा आपने, सिलिकॉन कार्बाइड देखा होगा, सिलिकॉन कार्बाइड, आपने क्वार्ट्ज का नाम सुना होगा। ये कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स हैं जो काफी ज्यादा मात्रा में क्या पाई जाती है, सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है, रिजिड फॉर्म में पाई जाती है, जो नॉन मेटल्स के बीच परस्पर आकर्षण बल से या उनके बीच परस्पर बॉन्डिंग के फलस्वरूप, कोवैलेंट बॉन्डिंग के फलस्वरूप इनका फॉर्मेशन हुआ है। हम यहां पर बात करेंगे कोई दो एग्जांपल्स। सबसे पहले हम लेना चाहते हैं डायमंड। देखिए मैं इसको रब कर रहा हूं, हम यहां पर डायमंड की बात करना चाह रहे हैं। देखिए हमारा डायमंड वाला प्रोसेस। बच्चों, डायमंड में जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि डायमंड में किस प्रकार का स्ट्रक्चर पाया जाता है, तो सबसे पहले हम ले रहे हैं डायमंड, और डायमंड हम जानते हैं कि कार्बन है। कार्बन हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर्स में पाया जाता है, अर्थात इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स में मिलेगा कि जिसमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशंस पाया जाएगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स होगी। तो यहां पर ये जो कार्बन है दूसरे कार्बन के साथ इस प्रकार से कार्बन से जुड़ा हुआ है, तीसरा इस तरह से जुड़ा हुआ है, चौथा इस तरह से है, और ये इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। अर्थात एक जो कार्बन है वो हमारे पास इस तरह की टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कर रहा है। ये जो टेट्राहेड्रल फॉर्मेशंस हो रही है, इनमें प्रत्येक कार्बन, ये कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3, इनमें संकरण sp3 प्रकार का पाया जाता है। जब ये इस प्रकार से रिजिड स्ट्रक्चर्स में है, तो ये भी ऊपर वाले भाग से इस प्रकार से जुड़ा हुआ पाया जाएगा, ये भी इसी प्रकार से यहां जुड़ा हुआ पाया जाएगा 4 से, और ये भी इसी प्रकार से जुड़ा हुआ पाया जाएगा। अनेक कार्बन इस प्रकार से एक दूसरे के साथ जुड़ करके एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कर देते हैं, और इस कॉम्पैक्ट एक संघनित संरचना का निर्माण हो जाने के कारण ही डायमंड सबसे ज्यादा हार्ड स्ट्रक्चर्स मानी गई है। क्योंकि इसमें सारे के सारे कार्बन के जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन है, सभी बॉन्डिंग में, कोवैलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो
निश्चित रूप से इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इसका मतलब ये क्या है, कुचालक है, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती। डायमंड को इस अर्थ पर पाए जाने वाले जितने भी सब्सटेंस है, जितने भी कोवेलेंट सॉलिड्स हैं, या हम कह सकते हैं कि नॉन मेटेलिक सॉलिड्स में, उसमें सबसे ज्यादा हार्डेस्ट मेटेरियल्स के रूप में स्टडी किया जाता है। दूसरी हम बात करें कि ये काफी हार्ड है क्योंकि कॉम्पैक्टली अरेंज है, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ, इसका जो नेटवर्क है, इसका जो लैटिस है, वो एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से अरेंज है। बट हम बात करना चाहते हैं दूसरा एक और टॉपिक अगर हम लेते हैं तो वो आता है हमारे पास ग्रेफाइट। एक और एग्जांपल है हमारे पास ग्रेफाइट, नाम सुना होगा आपने ग्रेफाइट। ये जो ग्रेफाइट है, ये इस ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो इसमें भी कार्बन है, ये भी नॉन मेटेलिक स्ट्रक्चर्स है, लेकिन ग्रेफाइट में हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने के कारण ये ग्रेफाइट इस तरह का स्ट्रक्चर्स बना देता है, एक नेटवर्क लैटिस का फॉर्मेशन कर देता है। नेटवर्क लैटिस अर्थात इसमें कार्बन का स्ट्रक्चर्स, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, इस तरह से कार्बन प्रेजेंट है। तो ये क्या करता है कि इस कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन तो इधर काम आ गए, लेकिन हर एक कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो हर एक कार्बन में 1 इलेक्ट्रॉन कैसा है, फ्री है, और ये फ्री होने के कारण ये क्या करता है कि इसका जो लैटिस है, जो नीचे वाले भाग में लेयर के फॉर्म में पाया जाता है, और लेयर के फॉर्म में पाए जाने के कारण क्या करता है, इस तरह का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। ऐसा फॉर्मेशन जब ये करेगा, लेयर्स के फॉर्म में पाया जाएगा, तो यहां पर ये जो कार्बन है, लेयर्स है, ये कार्बन की लेयर्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, वो यहाँ के इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग बना देगा, और इस फ्री इलेक्ट्रॉन 2 लेयर के बीच में पाया जाएगा। ऐसा होने के कारण यह इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, अर्थात ये विद्युत का क्या हो जाएगा, सुचालक हो जाएगा, जो कि अपवाद माना जाता है, एक्सेप्शंस माना जाता है कि कार्बन नॉन मेटेलिक होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। दूसरी बात, एक लेयर दूसरी लेयर के बीच में गैप है, ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन से, तो ये आसानी से जो ग्रेफाइट होती है उसकी लेयर्स एक दूसरे के ऊपर आसानी से क्या हो सकती है, फिसल सकती है। तो इनका नेचर जो होता है वो स्लिपरी नेचर हो जाता है। ये इस प्रकार के जो सॉलिड्स हैं, जो नॉन मेटेलिक सॉलिड्स हैं, ये क्या कहलाते हैं, स्लिपरी नेचर वाले भी होते हैं, जो हमने एक एग्जांपल्स यहां पर देखा। बच्चों, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका भी हायर होता है, और ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स जो हमने पढ़ी डायमंड और ग्रेफाइट की, निश्चित है आज आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। उम्मीद रखता हूं कल हम क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं।